रेवड़ी राजनीति पर कसता शिकंजा, मोहन भागवत की जनसंख्या चिंता, मानव पूर्वजों की खोज पर नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। मैं हूं मनीष आनंद, द राइजिना हिल्स। एक बार फिर से आपके साथ देश के बड़े अखबारों ने अपने किन विषयों के ऊपर संपादकीय लिखा है उसकी एक समीक्षा करेगा। सबसे पहले बात कर लें रेवड़ी राजनीति पर बढ़ता कसता शिकंजा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी रेवड़ी राजनीति के ऊपर हमला बोला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस डिबेट का हिस्सेदार बना और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पहले तो ये बोला कि हमारा काम चुनाव करवाना है, राजनीतिक पार्टियां क्या वायदे करते हैं उन पर लगाम लगाना नहीं। लेकिन उसके बाद एक समीक्षा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को एक चिट्ठी लिखी है कि वो ये बताएं कि ये जो वायदे आप करते हैं चुनाव में उनको पूरा करने के लिए आप पैसे कहां से लाएंगे। और इसके ऊपर देश के 3 बड़े अखबारों ने आज अपनी संपादकीय लिखी है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस इलेक्शन कमीशन के इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह की मैनिफेस्टो लाएंगी वो तय हुआ। उसी आधार पर ये इलेक्शन कमीशन की जो नई पहल है कि पार्टियां ये बताएं कि अपने वायदे को पूरा करने के लिए पैसा कहां लाएंगे, ये उसी कड़ी में उसे देखा जाए। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है ये कि इलेक्शन कमीशन के अपने कामकाज के बाहर का ये क्षेत्र है और इसमें दखल अंदाजी इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग ना करे तो ज्यादा अच्छा है। और दोनों ही अखबार की दलील है कि जो निर्वाचन आयोग का संविधान द्वारा दिया गया दायित्व है, आर्टिकल 324 संविधान का, उसमें अगर देखेंगे तो वो मात्र चुनाव कराने तक ही रखा हुआ है। मतलब विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का ये चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और चुनाव से जुड़े हुए चीजों पर जो भी नियम कानून बनाना है वो इलेक्शन कमीशन बना सकता है। उसके अलावा भी जो कानून संसद ने पास कर रखे हैं उसके निहित इलेक्शन कमीशन को अपने पास पावर प्राप्त है। लेकिन अगर जिस तरह से हम देखेंगे कि रेवड़ी राजनीति पर डिबेट बढ़ता ही जा रहा है और केंद्र सरकार से ऐसे इशारे आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रक्रिया पर भारी सुधार करने की पहल की जा सकती है, तो ऐसा लगता है कि रेवड़ी राजनीति एक तरह से जनता को तैयार कर रही है कि कुछ मूलभूत चुनाव प्रक्रिया में सुधार जब केंद्र सरकार करेगी तो वो उनको चौंकना न पड़े। ऐसे में जो भी इंडियन एक्सप्रेस का और टाइम्स ऑफ इंडिया का दलील है वो बेसिकली वो स्टेटस को का दलील है। वो चाहते हैं कि जो चल रहा है वो चलने दें, और लोगों के ऊपर छोड़ दें कि वो तय करें कि आपको कैसे वायदे पसंद हैं, कैसे वायदे नहीं पसंद हैं। लोगों के अपने मंतव्य पर आप इस बात को छोड़ दें, इसके ऊपर आप कार्यवाही ना करें, ऐसा अखबारों का अपना दलील है जो कि स्टेटस कोइस्ट है बेसिकली। मोहन भागवत का दशहरा का भाषण एक वार्षिक भाषण होता है और लोग इस भाषण का इंतजार करते हैं क्योंकि कई सारे मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्या विचार हैं, क्या सोच हैं, इस भाषण से मालूम चलता है। और एक बार फिर से मोहन भागवत ने, जो सरसंघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, उन्होंने देश की जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर करी। इसके ऊपर द पायनियर ने अपनी एक संपादकीय लिखा है और कहा है कि जनसंख्या के बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी रेट 2% का होता है वो भारत ने हासिल कर लिया है। और जो सबसे लेटेस्ट नेशनल फैमिली सर्वे का जो डेटा आया है उससे मालूम चलता है कि मुसलमानों की भी आबादी की बढ़ने की दर अब घट गई है। तो ऐसे में जो डेमोग्राफिक डिबेट की जाती है उसकी भी अब आवश्यकता है नहीं। और द पायनियर कहता है कि मोहन भागवत को बड़े मुद्दों पर अपनी चिंता करनी चाहिए, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास। ऐसे मुद्दों पर मोहन भागवत चिंता करें। नोबेल प्राइज मेडिसिन के लिए इस बार
अगर आप देखें तो वो दिया जा रहा है स्वांते पाबो को। और मानव के पूर्वज कौन है, इसके ऊपर काफी कौतूहल रहता है। निएंडरथल भी हैं, होमो सैपियंस भी हैं, कई सारी किताबें आ चुकी हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज आ गया है, डीएनए टेस्टिंग से हमें मालूम चलता है कि कितने साल पहले तक हमारे पूर्वज थे। और स्वांते पाबो की जो रिसर्च है, इन्होंने एक 67 साल के ये साइंटिस्ट हैं, और 2008 में इनको एक अवशेष मिला जो कि एक उंगली का था, और वो करीबन 40,000 साल पहले के नरकंकाल के उंगली का एक अवशेष था। और उसके डीएनए से मालूम चला कि एक प्रजाति मानव की होमिनिन के नाम से भी थी, डेनिसोवा जिसे कहते थे। और जिन्होंने की बाकी जो मानव प्रजातियां थी उनमें उनके संबंध रहे। और अगर आप दक्षिण पूर्वी एशिया में देखेंगे तो बड़ी तादाद में डेनिसोवन प्रजाति के मानव के वंशज आप कह सकते हैं कि रहते हैं वहां पर। तो बड़ी खोज है पाबो की। और कई वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है कि विज्ञान के लिए, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। 6% जो आबादी है दक्षिण पूर्वी एशिया में, वो हम देखें तो डेनिसोवा प्रजाति के लोगों का है। निश्चित रूप से अगर देखेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे, बहुत ही पुरानी इतिहास, तो निएंडरथल और होमो सैपियंस, ये दो बड़े प्रजाति थे जो अफ्रीका से निकले थे। निएंडरथल बाद में कमजोर पड़ गए और होमो सैपियंस ने अफ्रीका से निकल करके पूरे यूरोप और एशिया तक आए वो। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब ये माना है कि सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं थी उस वक्त, कई सारी प्रजातियां थीं, और उन सब लोगों के, उन सभी प्रजातियों के मिश्रण से जाकर के मानव प्रजाति का विकास हुआ है। तो आज का हमारा संपादक की समीक्षा बस इतना ही। अपना फीडबैक आप हमें बताएं, अपने चैनल का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और उन्हें प्रेरित करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।